तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं वकास और आप सुन रहे हैं कुछ अनकहे सच्चे वाकयात वन मैन स्टोरीज पर। रमजान का महीना खत्म हो चुका था और ईद मनाकर हम जब वापस अपने हॉस्टल्स में लौटे तो मालूम हुआ कि हमारे ब्लॉक की रेनोवेशन अभी तक खत्म नहीं हुई है। इस वजह से हमारे ब्लॉक के सब लड़कों को 10 से 15 दिन के लिए उस पुराने ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया, जो न जाने किन वजूहात की बिना पे हमने हमेशा से ही बंद देखा था। हॉस्टल के उस ब्लॉक के बारे में मशहूर था कि यहाँ अजीब व गरीब वाकयात होते रहे हैं, खास तौर पर रात में। ज्यादातर तलबा तो उन कहानियों को मजाक समझते थे, लेकिन कुछ लोग ये भी दावा करते थे कि उन्होंने खुद पुरअसरार चीजें देखी हैं। वैसे तो मैं एक हकीकत पसंद और बेखौफ तबीयत का मालिक हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि माफूकुल फितरत चीजों पे यकीन नहीं रखता। और दूसरी तरफ मेरा दोस्त अहमद, यानी कि मेरा रूममेट, बहुत ही हसास तबीयत का मालिक था कि छोटी छोटी बातों पे घबरा जाता था। इशा के बाद ज्यादातर तलबा अपने कमरों में जा चुके थे। रात के वक्त हॉस्टल की लंबी राहदारियां सुनसान हो जाती थी और दरख्तों के पत्ते हवा में एक अजीब सरसराहट पैदा करते। उस रात मैं अपने कमरे में लेटा हुआ मोबाइल चला रहा था कि अचानक छत से कदमों की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी कदमों से छत के ऊपर भाग रहा है। ये कौन हो सकता है, मैंने सोचा और अहमद की तरफ देखा, जो पहले ही परेशान लग रहा था। क्या तुमने भी सुना? अहमद ने धीमी आवाज में पूछा तो मैंने कहा कि हाँ, शायद कोई लड़का छत पे गया होगा। ये अक्सर रात में सिगरेट पीने के लिए छत पे चले जाते हैं। चलो आओ चल के देखते हैं, छापा मारते हैं, पकड़ते हैं और उसके बाद फिर उन लोगों की शिकायत करेंगे। अब अहमद मेरी इस बात से राजी तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैं भी जबरदस्ती उसको घसीटता हुआ अपने साथ ले चला। हम दोनों बाहर निकले और सीढ़ियों की तरफ बढ़े। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे और कॉरिडोर में झांका तो वहां कोई नहीं था, लेकिन छत के ऊपर लाइट्स लगी हुई थी और पूरी छत रोशन हो रही थी। मैंने दाएं से बाएं हर जगह तसल्ली से देखा, लेकिन कोई नजर ना आया, मगर कदमों की आवाज अब भी बदस्तूर आ रही थी। अहमद जो डरा हुआ मेरे पीछे खड़ा हुआ था, मैंने उससे कहा कि यहाँ छत पे कोई भी नहीं है, लेकिन तुम सुन रहे हो ना, किसी के भागने की आवाज बहुत साफ आ रही है। मैंने भी बगैर कुछ सोचे आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही एक कदम बढ़ाया आवाजें अचानक बंद हो गई। उतने में अहमद ने मेरी शर्ट पकड़ के पीछे खींचा तो मैं समझ गया कि अब उसकी तो जान निकल गई है। खैर, मैं भी उसके साथ पीछे पलटा और सीढ़ियां उतर के नीचे जाने लगा। नीचे उतरते हुए चांदनी में मुझे ऐसा लगा कि किसी ने राहदारी के आखिरी कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खोला। आवाज आते ही जैसे ही मेरी नजर उस तरफ पड़ी तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हो सकता है ये मेरा वहम था, लेकिन अगर ये सब कुछ मैंने अकेले देखा होता तो शायद मेरा वहम होता। अहमद जो मेरे साथ था, उसने भी ये सब देखा था और उसका चेहरा तो फक हो गया था। हम आगे बढ़ते हुए अपने कमरे में आके बिस्तर पे लेट गए। अभी बस लेट के लाइट्स बंद ही की थी कि अचानक दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। मैं जो चादर मुंह तक ओढ़ के लेटा हुआ था, हटा के अहमद की तरफ देखा। ये कौन हो सकता है? इतनी रात गए। अहमद कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकला और उसी बार ज्यादा जोर से दस्तक हुई। कौन है? मैंने जरा जोरदार आवाज से पूछा, लेकिन कोई जवाब ना आया।
अब जो तीसरी बार दस्तक हुई तो मैं जल्दी से उठ के बैठ गया और इससे पहले कि मैं खड़ा होता अहमद ने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और कहा, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। क्यों? आखिर देखना तो चाहिए कि कौन है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे दिल में बहुत अजीब सा खौफ आ रहा है। यार तुम डरते बहुत हो। ठीक है मैं दरवाजा नहीं खोल रहा, लेकिन मुझे कम से कम झांक के देखने तो दो। और मैं उठ के दरवाजे के करीब गया। दरवाजे के साथ बनी एक छोटी सी खिड़की से बाहर झांका तो पूरी राहदारी खाली पड़ी थी। अहमद, मेरा ख्याल है कि कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ। ठहरो, अभी मैं इसका मजाक निकालता हूं। ये कहते हुए मैंने दरवाजा खोला और दाएं बाएं दोनों तरफ देखा, लेकिन सुनसान। अक्सर ऐसा होता था कि रात के उस पहर भी कोई ना कोई लड़का चुपके सिगरेट पीता हुआ वहां नजर आ जाता था, लेकिन उस रात तो कुछ अजीब ही सन्नाटा था। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद करना चाहा, ऐसा लगा कि झटके से दरवाजा खींचने की कोशिश कर रहा है कोई। अब मैं भी घबरा गया और मैंने खींच के दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। अब तो मैं भी वाकई में डर गया था। अहमद को तो मैंने देखा भी नहीं कि उस वक्त उसकी क्या हालत हो रही होगी। 1-2 मिनट वहीं खड़े रहने के बाद मैं दोबारा खिड़की की तरफ बढ़ा और बाहर झांका। दरवाजे के नीचे से चांदनी कमरे में आ रही थी और उस चांदनी में 2 पैर नजर आ रहे थे। साफ लग रहा था कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ है। 1-2 मिनट तो मैं भी वहीं खड़े उन पैरों को देखता रहा और फिर चुपके चुपके आगे बढ़ के खिड़की से बाहर झांका, मगर बाहर कोई नहीं था। एक बार फिर से मैंने दरवाजे की तरफ देखा और पैरों का साया अब भी वहां पे पड़ रहा था, लेकिन खिड़की से बाहर देखने पे वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। अब मैं जितना भी बहादुर हूं, लेकिन इस तरह के हालात में तो मुझे भी खौफ महसूस होने लगा था। और अभी मैं ये सब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अहमद ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। पलट के देखा तो अहमद बिस्तर के कोने में दुबका हुआ चीख चिल्ला रहा था और उसके बेड के साथ की दीवार से बाकायदा एक सर दीवार के आर पार हम दोनों को देख रहा था। वो मंजर ऐसा था कि अभी भी आपको बताते हुए मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया है। वो कोई वहम नहीं था, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने एक इंसान का सर दीवार के आर पार हम दोनों को देख रहा था। सोचता हूं तो वो जो भी था तकरीबन 20-22 साल की उम्र का लड़का होगा। सर पे उसके बिल्कुल बाल नहीं थे, चेहरा भी क्लीन शेव था, लेकिन उसकी आंखें वो शायद मामूल से बड़ी थी लेकिन बहुत फैली हुई थी और बिल्कुल सफेद। वो सर कोई 1-1.5 मिनट तक वैसे ही हम दोनों को घूरता रहा और फिर उसके बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे वो वहां था ही नहीं, क्योंकि मैं टिकटिकी बांधे उसको देख रहा था। वो वापस दीवार के पार नहीं गया, ना ही वो गायब हुआ, बल्कि बस एकदम जैसे मेरी आंखों के सामने से उजाल हो गया। अहमद की तो हालत उस वक्त कुछ इस तरह की हो गई थी कि वो चीखते चीखते भी रुक चुका था। शायद उसकी सांस ही रुक गई थी, या शायद अल्लाह ने उसे इतनी हिम्मत दी कि उसने दिले दिल में कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया था। और हो सकता है कि ये बल्कि वाकई में कुरान की ही बरकत थी कि वो जो भी मखलूक थे उस वक्त वहां से चली गई। अब इस मंजर को देखने के शायद 5-10 मिनट तक मैं अपनी ही जगह पे खड़ा रहा और अहमद भी वहीं बिस्तर पे कोने में बैठा रहा। यह ऐसा वाकया है कि इसका जो एहसास है वो शायद आप महसूस ना कर सकें, लेकिन चूंकि मैंने अपनी आंखों के सामने ये सब देखा और वो भी रात के ऐसे तारीक पहर में, तो कुछ देर तो शायद आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था।
और खौफ इतना ज्यादा था कि मैं 5-10 मिनट तक वहीं का वहीं खड़ा रहा। फिर उसके बाद थोड़ी हिम्मत हुई तो मैं अहमद की तरफ बढ़ा और मुझे देखकर अहमद में भी थोड़ी हिम्मत हुई। वो भी बिस्तर से उठा और हम दोनों बस दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कदम रुक गए हों। मैं आगे बढ़ना चाहता था लेकिन मुझसे आगे बढ़ा नहीं जा रहा था। उस वक्त मुझे मालूम नहीं कि अहमद के साथ भी वैसी ही कैफियत हो रही थी, क्योंकि वो भी आगे नहीं बढ़ रहा था। और बाद में अहमद ने बताया था कि वाकई में उसकी भी वही कैफियत थी कि वो भी आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ना कोई हमें रोक रहा था, ना हमें कोई धक्का दे रहा था, लेकिन हमसे खुद अपने कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। हो सकता है कि ये खौफ की वजह से हो रहा हो, या हो सकता है वहां पे जो गैर मरई कुव्वत थी, जो भी जिन था, सेब था, ये उसका असर था। अहमद का मुंह अब भी मुस्तकिल हिल रहा था। इसका मतलब था कि अभी वो कुरानी आयत का वर्द कर रहा था, और अब से कुछ देर पहले ही मैंने अल्लाह पाक के कलाम की ताकत देख ली थी, तो मैंने भी सूरह फलक का वर्द करना शुरू कर दिया। पहले तो मुझसे बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा रहा था, लेकिन मैं हिम्मत करके रुका नहीं और दिल ही दिल में सूरह फलक और सूरह नास का वर्द करता चला गया। और जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मेरे ऊपर गिरफ्त ढीली पड़ने लगी और मैं जोर जोर से वर्द करने लगा, और फिर मेरा जिस्म बिल्कुल आजाद हो गया। बस ऐसा होना ही था कि मैं और मेरे साथ अहमद, हम दोनों कमरे से बाहर भागे, और बाहर निकलते ही हम दोनों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। रात का सन्नाटा और उसमें हम दोनों की चीखें। एक एक करके सारे कमरों की लाइट्स जलना शुरू हो गई और सारे लड़के राहदारियों में जमा होना शुरू हो गए। लड़कों ने हमें संभालना शुरू कर दिया। चौकीदार भी भाग के ऊपर आ गए। हॉस्टल के वार्डन भी कुछ देर में ही वहां पर आ गए। मेरी तो तबीयत थोड़ी देर में संभल गई, लेकिन अहमद वो खौफ से बेहोश हो गया। हम दोनों को फर्स्ट एड के लिए वार्डन के कमरे में ले जाया गया, और तफसील से तो उस वक्त मैं कुछ भी नहीं बता सका। बस चंद जुमलों में जो कुछ हुआ था वहां थोड़ा बहुत बताया। उसके बाद तबीयत तो हम दोनों की ही खराब हो गई थी, बल्कि अहमद तो हफ्ते भर के लिए दोबारा अपने घर चला गया था। हाँ, मैं 1-2 दिन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सका क्योंकि काफी बुखार चढ़ गया था, लेकिन उसके बाद जिंदगी मामूल पे आ गई। और ये सारा वाकया पूरे हॉस्टल में फैल गया। अब जहां ये सब सुनने के बाद कुछ लोगों ने और भी कहानियां सुनाई, वहीं लोगों ने हमारा मजाक भी बनाया, क्योंकि सच है ना कि जिसके साथ बीतती है बस वही समझ सकता है। क्योंकि एक ही जगह पे रहते हुए किसी के साथ कोई वाकया हो जाता है और बाकी सबके साथ नहीं, तो जिनके साथ नहीं होता वो इन सब बातों को मजाक लेते हैं, वहम समझते हैं। मैं भी पहले ऐसा ही था, और इस वाकये ने मेरी सोच बिल्कुल बदल के रख दी। सुनते हैं कि हॉस्टल के उस हॉन्टेड ब्लॉक में पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान तसादुम हो गया था, और एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के एक लड़के को तशद्दुद करके मार दिया था। ये भी सुनते हैं कि जिस लड़के को मारा था उसके चेहरे पर से भौवें और सर पे से बाल शेव कर दिए गए थे। तकरीबन ये वैसा ही हुलिया था जैसा कि मैंने और अहमद ने उस रात अपने कमरे में एक लड़के को दीवार के आर पार झांकते हुए देखा था। कभी कभी कुछ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ हमारी नजरों से ओझल होते हैं। उन पर होने वाले जुल्म, उनके एहसासात, उनकी चीखें हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाती है। वो जगह जहां उनके साथ ज्यादती हुई हो उनकी तकलीफ को जज्ब कर लेती है, और फिर वो दर्द कभी ना कभी किसी न किसी शक्ल में जाहिर होने लगता है। शायद यही वजह है कि कुछ लोग आज भी दावा करते हैं कि वो साया, वो सरगोशियां, वो पुरस्रार आहटें दरअसल उन्हीं कैद रूहों की मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। हो सकता है आज आपने ये कहानी महज एक किस्सा समझ के सुनी हो, लेकिन अगर कभी आप किसी सुनसान जगह पे खड़े हो
और आपको यूं लगे कि कोई आपके करीब मौजूद है, तो मुड़ने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। वो शायद कोई ऐसा हो जो सिर्फ नजरों से उछल हुआ है, मगर हकीकत में आपके करीब मौजूद है।